हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवाज सही आ रही बेटा? बेटा आप अपने माइक बंद कर लीजिए सब लोग। हाँ, और जहाँ पे दिखाई ना दे या साउंड क्लियर ना हो बता दीजिएगा। ठीक है। कल हमने बेटा बात करी थी टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कैलोरीमेट्री। और कैलोरीमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होती है। तो कैलोरीमेट्री पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आता है लेटेंट हीट। हिंदी में इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। 9th क्लास से आप पढ़ के आ रहे हैं, तो हम न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये सब बेसिक बातें हैं, आपको मालूम है, इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेटेंट हीट क्या होती है? अगर कोई भी सब्सटेंस है, उसकी आपको स्टेट चेंज करनी है। माना कोई सॉलिड है और उसको आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, या कोई लिक्विड है उसे आपको कन्वर्ट करना है स्टीम में या गैस। तो जब हम स्टेट चेंज करते हैं, आपको पता होगा, जब स्टेट चेंज करेंगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक। अब क्या डेफिनेशन दोगे आप? जब इसको स्टेट चेंज करने के लिए कोई हमें एनर्जी या हीट देनी पड़ेगी। आप अमाउंट हम एम कितना ले लें? 1 ग्राम 1 kg। तो हीट रिक्वायर्ड to change the state 1 gram 1 kg substance at constant temperature is called latent heat। ठीक। अब लेटेंट हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एल से। तो एल क्या हुआ? एल हुआ हमारा 1 ग्राम 1 kg सब्सटेंस की स्टेट अगर चेंज करनी है। सपोज मानिए हमारे पास आइस है, और आइस कितनी अमाउंट है? एन ग्राम की है। तो 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए? एन। तो इसलिए एन ग्राम को कितनी हीट चाहिए? Q इक्वल्स टू एम है, ये हम लिखना। और एल क्या कहलाए? लेटेंट हीट। ठीक। अब जब लेटेंट हीट की हम बात करेंगे, तो हमें जो यहाँ जरूरत पड़ती है वो दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट करता हूं या वाटर को आइस में, उस समय जो हीट एब्सॉर्ब या रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम या 80 किलो कैलोरी पर ग्राम। सेकेंड बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब हम वाटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? स्टीम में। तो हमें कितनी हीट होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम या 540 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये था बेटा लेटेंट हीट। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट विशेष ऊष्मा हिंदी में। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा? अब देखिए, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट विशेष ऊष्मा। इसको हम सी से और स्मॉल एस से, दोनों में किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं कोई सब्सटेंस यहाँ ले लेता हूं, और इस सब्सटेंस का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री या 1 केल्विन इंक्रीज करना, तो जब टेम्परेचर आप किसी बॉडी का, लिक्विड का, सॉलिड का, गैसेस का इंक्रीज करोगे, तो उसके लिए आपको बाहर से हीट देनी पड़ेगी। तो ये कैसे डिफाइन की? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the temperature by 1 degree 1 Kelvin of 1 gram substance
1 kg substance, 1 mole substance is called specific. इसको हम C और S से रिप्रेजेंट करते। इसमें अब हम अब यार ये देखिए, अगर कोई ये लिक्विड था, कोई भी सब्सटेंस था, इसको हमने जो स्मॉल हीट डी क्यू दी, अब कितनी हीट देनी पड़ेगी, ये किस किस बात पर डिपेंड करेगी, आपको इसका टेम्परेचर कितना चेंज करना है और इस कंटेनर में कितना अमाउंट है। भाई 1 kg पानी लोगे तो कम हीट देनी पड़ेगी, 10 kg वाटर ले लोगे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो जो हमारी dq है, इट डिपेंड्स ऑन मास, dq डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डेल्टा टी। अगर इन दोनों बातों को मैं मिलाऊं तो इट इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो c m डेल्टा टी, और जो c है दिस इज स्पेसिफिक। तो यहां से अगर हम बात करें तो c इक्वल्स टू क्या निकल के आया, dq अपॉन m इंटू डेल्टा, ये आया स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक हीट अब ये भी देखिए, अगर मास को मैं कितना कंसीडर कर लूं बेटा, मास इक्वल्स टू 1 मोल 1 kg 1 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर कितना लूं 1 डिग्री, तो ये पूरा 1 हो गया। तो C इक्वल टू किसके इक्वल टू आ गया, dq। तो क्या बात निकली कि हीट गिविंग टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सीधा सा कोई भी यूनिट सब्सटेंस का 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो, उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज स्पेसिफिक हीट। इतना क्लियर हुआ। अब यहां से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता, आगे हम बाद में बढ़ेंगे, पहले हम यहाँ की बात करेंगे। तो यहाँ नोट में अब आप जानते हैं सब लोग कि गैसेस हमारी दो टाइप्स की होती है, एक आइडियल गैस होती है, एक हमारी प्रैक्टिकल गैस, वंडरवॉल गैस ये होती है। तो वो सवाल क्वेश्चन पूछेगा, specific heat of ideal gas does not depends on pressure, volume, temperature, none। या कहेगा किस पर डिपेंड करेगी, और स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रैक्टिकल गैस, वंडरवॉल गैस किस पर डिपेंड करेगी। तो ये स्टैंडर्ड है। जब हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तब मैं इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत कुछ चीजें हमें चाहिए। अभी आपको केवल समझना है बस ये लाइन क्या, कि जो आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट है डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सीधा याद रखो कि जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और स्पेसिफिक हीट ऑफ परफेक्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रैक्टिकल गैस, वंडरवॉल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड। अब बात है साहब क्यों, इसके लिए जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, या जब हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, तभी हम इस बात को पढ़ेंगे। अभी हमें केवल इतना देखना है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट स्पेसिफिक हीट ऑफ रियल गैस, वंडरवॉल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब ये इतनी बात हमको मिली, यहां से बात इतनी। अगर हम यहां से देखें कि ये फॉर्मूला, अब वो आपसे कह दे भाई स्पेसिफिक हीट, ध्यान से सुनिएगा, यहां से AR बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, MC डेल्टा। अभी हमने ये इक्वेशन लिखी और मैंने एक बात बोली, मैंने कहा भैया C एक कांस्टेंट है। तो जब C कांस्टेंट है, भाई जैसे हम फोर्स में पढ़ते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती, तो क्या C भी कोई कांस्टेंट है। अब वो ये कहेगा कि C क्या कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पर कहानी गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ कहानी होगी, जब हमने बात करी सॉलिड और लिक्विड वाली, तो सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि भाई हीट तो हमें दोनों को देनी है, भाई सॉलिड की भी स्पेसिफिक हीट होगी, लिक्विड की भी स्पेसिफिक हीट होगी, जैसे आइस है, वाटर है। अब प्रॉब्लम ये आई, इनमें तो सही था कि C को हम जो लेके चले, C इक्वल्स टू dq अपॉन m इंटू डेल्टा, कि C की एक वैल्यू आई, जैसे आप जानते हैं कि वाटर के लिए C कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, और आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम। ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए,
90% क्वेश्चन में वाटर और आइस की स्पेसिफिक हीट नहीं देता है, तो ये मान के चलता है कि ऑब्वियस है बच्चे को पता होगी, और जब दी होगी हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, नहीं दी है तब हम ये वैल्यू लेके चलेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्टीम, स्टीम की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 0.48 कैलोरी पर ग्राम। चाहो तो जूल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, अभी बता देंगे। ये 3 वैल्यू स्टैंडर्ड है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर इसके अलावा जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है तब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, नहीं दी है तो हम इसको मान के सॉल्व करेंगे। अब ये कहानी सॉलिड और लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन जब हमने इसी चीज को अप्लाई किया गैसेस के लिए, तो गैसेस वाले केस में क्या हुआ, कहानी गड़बड़ होगी। क्या कहानी गड़बड़ हुई, वहां पर सी की वैल्यू कांस्टेंट ना होके इसमें भैया वेरिएशन हुआ। कैसे वेरिएशन हुआ, क्योंकि गैसेस में हमारे प्रोसेस होते हैं। अब उन्होंने देखा कि पहले हमने बात करी एडियाबैटिक प्रोसेस, हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म में डीक्यू भैया कितना होता है, 0। अगर यहाँ डीक्यू की वैल्यू में 0 रखूं तो कितना है, C इक्वल टू 0। अब मैंने बात करी भाई आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0। तो C इक्वल टू डी क्यू अपॉन एम इंटू 0 भाई कितना आया, इनफाइनाइट। हमने जब ये फॉर्मूला लिखा तो हमने C को क्या माना था, कांस्टेंट, लेकिन क्या बताइए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ पा रही है, यहाँ तो C हमारा वेरिएशन कर रहा है 0 से लेके इनफाइनाइट। और यहाँ से क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग एग्जाम में, IIT में, उसने यही पूछा था कि व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट इन गैसेस, गैसेस में स्पेसिफिक हीट की रेंज क्या होगी, 0 to 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0 to इनफाइनाइट। तो लिमिट क्या होगी गैसेस, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब इसका मतलब ये कांस्टेंट तो नहीं रहा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस आएंगी, तो हम कब कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए गैसेस वाले केस में इस फॉर्मूले में गड़बड़। इसलिए गैसेस में हमने दो बातें, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि जब इसमें वेरिएशन होगा। अब हमारी गैसेस वाले केस में स्पेसिफिक हीट हमें दो मिली। पहली मिली भाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV। दूसरा हमें मिला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस पर कांस्टेंट प्रेशर, ये CP और ये कितना C। अब दो वैल्यूज, तो सीधी सी बात है, CV का मतलब क्या है, DQ। भाई अभी हमने यहाँ जो फॉर्मूला पढ़ा था C इक्वल्स टू DQ अपॉन M इंटू डेल्टा, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि हीट गिविंग 1 ग्राम सब्सटेंस, किसी 1 ग्राम सब्सटेंस को हम हीट दे, टेम्परेचर कितना बढ़ाए, 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, C। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस को हम हीट दें किस पर भाई, कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या हो जाएगा, C। ये हमें मिला। अब जब हम थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मेयर्स रिलेशन, हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, और अभी केवल हमें फॉर्मूला देख लेना है। अब यहाँ कुछ रिलेशन मिलते हैं हमें। पहली बात कि CP और CV का रेशियो गामा कहता है, CP अपॉन CV का रेशियो होता है गामा। और पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट CP इज ग्रेटर देन CV, ये बात हम कहां प्रूव करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, कि CP की वैल्यू CV से ज्यादा होती है। जब डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि गामा की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी है। ये गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये पूछता है एग्जाम में कई बार। अब यह बात है कि गामा को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो गामा का एक फॉर्मूला आता है, गामा इक्वल्स टू 1 + 2 अपॉन n, गामा इक्वल्स टू 1 + 2 अपॉन n। और n क्या है, n है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेकिन हम क्यों लाएंगे, क्योंकि पहले कुछ न्यूमेरिकल हमारे आएंगे, उनमें हमें इसको यूज करना है, इसलिए हम इसकी जानते। और n को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो n को हम दो तरीके से देख सकते हैं।
या तो हमें कॉन्सेप्ट बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई मॉलिक्यूल कोई एटम कितने फ्रीली रोटेट कर सकता है, तो रोटेशन कितना कर सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, रोटेशनल मोशन कर सकता है, वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है। तो वो फिर आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए, या फिर क्या हो फॉर्मूला होना चाहिए 3a माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला पूछा गया। ए क्या है, ए है हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है उसमें टोटल एटम्स कितने किसी, और आर क्या है, जो हमारे अंदर एटम्स होंगे किसी मॉलिक्यूल में तो उनमें इंडिपेंडेंट रिलेशंस होंगे। तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिलेशंस अमंग द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जो हमारे एटम्स हैं उनमें कितने रिलेशन होंगे। तो हमें यहां से क्या क्या बातें मिली, स्पेसिफिक हीट की हमने बात करी, सीपी सीवी मिली, सीपी सीवी गामा हुआ, सीपी बड़ा हुआ सीवी से, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, गामा पार्टिकल 1 प्लस 2 अपॉन एन, एन क्या हुई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, एन इक्वल टू हमने कैसे निकाला 3a माइनस आर। ए क्या हुआ नंबर ऑफ एटम्स, आर क्या हुआ उनके बीच में रिलेशन। अब हम यहाँ से कुछ वैल्यूज गामा की निकाल सकते हैं। वैसे गामा की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, जब हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे तो नहीं देता एग्जाम में कई बार, फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताते हैं, अब जनरली हम जो गैसेस की बात करते हैं हम 3 टाइप्स की बात करते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में हमारी बातें आती है 2 टाइप्स, एक लीनियर स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। तो हम इन वैल्यूज को निकालते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में क्या होगा बेटा, मोनो एटॉमिक, मोनो माने सिंगल, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1। और अगर एक है, भाई रिलेशन के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, 2 चीज चाहिए। अब एक का अकेले से क्या रिलेशन, कोई रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ रिलेशन कितने हो गए भैया 0। अगर हम यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें 3a माइनस आर, 3 1 माइनस 0 कितनी आ गई 3। तो मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 3। अब इसको हम थोड़ा वैसे डिटेल में फिर मैं वही कह रहा हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आधा घंटा एक पर्टिकुलर लेक्चर केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ही होगा। लेकिन यहाँ फिर थोड़ा बता दो, जैसे हमारे एक्सेस है, हमारे कितने एक्सेस हैं 3 एक्सेस एक्स वाई जेड। तो अब मोनो एटॉमिक क्या कर सकती है, तो मोनो एटॉमिक ये मॉलिक्यूल कितने फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, स्वतंत्र कितने तरीके से गति करने के लिए स्वतंत्र है, तभी हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्र कोटि। एक ही किसके अलोंग जा सकता है एक्स के अलोंग, एक किसके अलोंग जा सकता है जेड के अलोंग, एक किसके अलोंग जा सकता है वाई के अलोंग। तो इसमें केवल ट्रांसलेटरी मोशन आ रही है, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। बोले साहब रोटेशनल इसमें नहीं हुई, बोले क्यों नहीं हुई रोटेशन, इसका जवाब आपको पता होगा नेम करंट थ्योरी ऑफ गैसेस में, क्योंकि रोटेशनल के लिए जो 2 बॉडीज हैं किसी बॉडी के अबाउट एक दूसरी बॉडी घूमेगी, 2 बॉडीज चाहिए। तीसरा आया वाइब्रेशनल, कि डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल भी तो हो सकती है कि एक्स के अबाउट वाइब्रेट हो सकता है, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन वाली जो हम कहते हैं वाइब्रेशन कितने तरीके, तो हम बात जो जनरली करते हैं रूम टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर जो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। हाँ, अगर कोई बॉडी एट हाई टेम्परेचर है तब हम वाइब्रेशन वाली चीजों को भी कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हम वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर। अब बात आता है डाई एटॉमिक की, हम बात, हाँ तो यहाँ से एन आया, अब हम निकालें गामा, तो गामा कितना 1 प्लस 2 अपॉन 3 की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू 3, तो गामा 3 प्लस 2 कितना 5 अपॉन, तो मोनो एटॉमिक के लिए 1.66 ये हमारी वैल्यू आई मोनो एटॉमिक। अब हम बात करते हैं डाई एटॉमिक। क्या बेटा दिखाई दे रहा है, बताते रहिएगा, क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, अब आता है डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक में क्या होगा, जैसे आप बात करते हैं ही H2
O2 N2। जैसे मोनोएटॉमिक में लिखा नहीं, जैसे मोनोएटॉमिक में हीलियम आ गया, आर्गन आ गया, ये सब क्या है मोनोएटॉमिक। तो डाई में जब दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो सीधी सी बात है भैया, ए की वैल्यू कितनी होगी 2, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, और दो के बीच वैलिड रिलेशन कितने हो सकते हैं, एक रिलेशन हो सकता है R इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना हुआ 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है डायटोमिक की 5 है। अब हम गामा की वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस 2 अपॉन 5, 7 अपॉन 5 तो 1.4, ये हमें कौन मिला गामा। यहाँ भी फिर वही चीज है, क्या डाई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ऑलवेज इज 5, हमेशा 5 नहीं होती। ये इसमें हमने केवल कौन माना है, अब इसमें 5 क्या रही होगी, 3 तो ये रही होंगी, 3 कौन सी रही होंगी ट्रांसलेटरी, और 2 कौन सी आई रोटेशनल। कि रोटेशनल मतलब एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये, एक इसको सेंटर मान के ये इसके चारों तरफ घूम सकता है, इसको सेंटर मान के ये घूम सकता है, तो 2 रोटेशनल आ गई, तो तीनों तो कितनी होगी 5। वाइब्रेशन हमने यहाँ पर भी कंसीडर नहीं की है। अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉम। तो ट्राई एटॉमिक में हमारे पास दो रिलेशन आते हैं, एक लीनियर और एक हम बात करते हैं नॉन लीनियर। अब यहां ये देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राई एटॉम। ट्राई एटॉमिक क्या होगा, तो पहला लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर जैसे हम बात कर लें एसओ, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड, तो ए की वैल्यू ट्राई एटॉमिक कितनी होगी। अब बात आती है बेटा रिलेशन की। माइक बंद कीजिए बेटा, माइक बंद कीजिए, किसका ओपन है माइक। अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक की, तो ए कितना है 3। अब इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, तो एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो गए 2। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एन पता करें, 3 इंटू 3 माइनस 2, तो कितना हुआ 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना हुआ 7। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई 7। और यहां से अगर हम गामा निकालें तो कितना होगा 1 प्लस 2/7, तो 9/7 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 से कट करेंगे इसके लीजिएगा 1 इतना हमारे पास 1.29 के आसपास जितना भी आएगा ये हमें गामा मिला। ठीक, अब ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो, तो आप क्या जवाब देंगे, जवाब बताइएगा आप लोग, बोलिए। सहमत, सब लोग सहमत हैं। अरे जो 7 है वो ना बोले, 7 के अलावा किसी को कुछ लगता है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के 7 5 6 नन, सही जवाब देखिए, आप सुन लीजिए बेटा, मैंने यहाँ 7 निकाले, ये मैथमेटिकल टर्म आई 7 हमारी है, लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम प्रैक्टिस हम एन की वैल्यू जो हम न्यूमेरिकली लेते हैं कंसीडर करते हैं गणना निकालते हैं, तो हम 7 नहीं लेके चलते ट्राई एटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर में, ये हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलते हैं। बोले साहब ऐसा हादसा क्यों हुआ? जब R7 रहा तो हम 5 क्यों लेके चलते, तो वही है, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा कार्नेट थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां में जाना नहीं चाहता, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ रीजन क्या है। अब देखिए ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, और एक आता है वाइब्रेशन। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसलेटरी कितना हुआ 3 हुआ, और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ये इसके अबाउट, तो रोटेशनल कितना हुआ 2 हुआ। अब यहाँ 2 आता है वाइब्रेशन, तब मिला के 7 आता है। लेकिन मैंने क्या कहा कि एट लो टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो नेग्लिजिबल होती है, और उसमें और भी रीजन है बहुत सारे, वो मैं कार्ड थ्योरी
काइंड ऑफ गैसेज, जब मैं अजम्पशन पढ़ाऊंगा तब इस बात को और क्लियर हो। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि हमें लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इनको कंसीडर करना है, वाइब्रेशन वाले को कंसीडर नहीं करना। इसलिए 37 है, लेकिन हमें लिखना कितना है 5। तो ट्राइएटोमिक लीनियर स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी एट लो टेम्परेचर 5। और जनरल बात कहता है तो भी हाँ, अगर वो कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटोमिक लीनियर गैस एट हाई टेम्परेचर, तब आप 7 लिख सकते हैं। अब आता है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में क्या होगा, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में जैसे हम H2O लिख सकते हैं, NH3 लिख सकते हैं, तो HOO। अब इसमें ए की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब रिलेशन देगी, एक रिलेशन ये आया, एक रिलेशन ये, और इन दोनों में भी रिलेशन बन सकता है। पहले क्या था, दोनों दूर दूर थे, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं था। अब दोनों एक बैठे तो इनमें भी रिलेशन बन सकता है। तो अब रिलेशन कितने हो जाएंगे 3। अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा 3 3 माइनस 3, 3 और 3 6 माइनस 3 तो 9, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। अब ये 6 आए और यहां से गामा में कैलकुलेट करूंगा 1 प्लस 2 अपॉन 6 3, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 4 अपॉन 3 1.3 गामा। ये इस तरीके से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की कुछ बातें पढ़ी। अब इसमें जो 6 डिग्री आई, अब मुझे कोई बताइएगा ये 6 डिग्री में ट्रांसलेटरी कितनी होंगी, बोलो भैया पे जवाब दो। कितनी, मैं ऑप्शन देता हूं, ट्रांसलेटरी कितनी होंगी 3 4 5 6, और रोटेशनल और वाइब्रेशनल, हाँ सही, हाँ 0। वाइब्रेशनल यहाँ भी 0 होंगी, 3 ट्रांसलेटरी होंगी, 3 रोटेशनल। ये हमने पढ़ा स्पेसिफिक। अब ये आपको पता ही होगा स्पेसिफिक एक होता है मोलर स्पेसिफिक। तो मोलर में हम क्या करते हैं, अब देखिए, अब मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक, तो मैंने पीछे ही कहा था कि आप जो हम लेते थे n इक्वल टू 1 ग्राम 1 kg, तो वहां n इक्वल टू हम कंसीडर कर लें 1, क्या बनेगा, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो ये मोलर, इसे हम कैपिटल सीवी और कैपिटल सीपी लिखते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल सीवी तो मॉलिक्यूलर मास स्मॉल सीवी, हम बात करें सीपी मॉलिक्यूलर मास स्मॉल सीपी, तो ये सबको मालूम, ठीक है। दूसरा हमारा इक्वेशन ये आता है मेन इक्वेशन सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर। आर कौन होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब इसमें और क्या क्या बातें पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर सीपीसीबी, और गामा ऑफ मिक्सचर और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो वो सब बातें आगे की है, यहां में इतना पढ़ा। अब इसमें हम बात करते हैं कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री पे बातें असली पॉइंट पे जो हमारा मेन पॉइंट था, अब आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री तो है एक तरीका है, एक मेथड है, एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है जिससे हम किसी अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट पता कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, एक इसमें कंटेनर होगा कॉपर का, उसके चारों तरफ वुड लकड़ी का एक कवर चढ़ा देंगे, ये चीज इस तरीके से फ्रेमिंग कर देंगे वुड की। वुड की क्यों, जैसे कि इंसुलेट हो गया, ना बाहर हीट जाए ना बाहर की हीट आए। एक इसमें हम थर्मोमीटर लगा दें जिससे कि इसके टेम्परेचर को मेजर कर सकें। इसमें कोई भी लिक्विड वाटर जनरली हम भर देते हैं। एक स्टायरर चम्मच होगी जिससे हम इसको हिला सकते हैं। और ये जो कंटेनर वेसल है ये कैलोरी मीटर कहलाता है, और ये पूरी कहानी कैलोरी मैट्रिक कहलाती है। अब बात आई कि कैलोरी मैट्रिक किस फंडे पर बेस्ड है। तो इसमें होगा क्या कि भाई इसमें जो ये वाटर भरा हुआ है इसका एक टेम्परेचर मानो T1 मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर से कोई दूसरा सब्सटेंस, कोई मेटालिक स्फीयर या कोई और सब्सटेंस
मान लीजिए उसका टेम्परेचर था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको इसमें हमने ऐड कर दिया। तो अब जब दोनों आपस में होंगे, तो जब आप 20 डिग्री के वाटर में एक 80 डिग्री की कोई लोहे की बॉल डाल दी, अब पानी में डालने के बाद बताइए उसका टेम्परेचर 80 से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ठीक बात है। और जो वाटर था इसका टेम्परेचर आप मिक्स कर दोगे एक जन दोनों केस में, तो यहाँ माना इसका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ऑफ जो मिक्सचर आएगा, इस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा भाई? 20 से तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, और 80 से क्या होगा, कम होगा, इनके बीच में आएगा। बेटा माइक बंद कर लीजिए, जिसका माइक ओपन है। ये 20 डिग्री होगा और ये 80 डिग्री, इनके बीच में आएगा। सपोज मान लीजिए इनका टेम्परेचर आ गया भैया 30। जब ये टेम्परेचर 30 डिग्री आया, इसमें क्या हुआ, वही एनर्जी कंजर्वेशन, कि ना बाहर से एनर्जी आई ना बाहर एनर्जी गई, तो क्या हुआ, एक ने एनर्जी दी और एक ने एनर्जी ली। बेटा जिसका ये माइक ओपन है वो इस माइक को अपना बंद कर ले प्लीज। आपके नंबर, आपकी आईडी सब हमारे पास है, सब हमें पता चल रहा है। ये माइक प्लीज बेटा बंद कर लीजिए आप। किसी का माइक ओपन है? अब ये 20 था और ये बेटा कितना था, 8। आप फिर से बता दें कैलोरी मेट्रिक क्या है असली भैया, मेन यही चीज समझनी है, इसी पे अब आगे जो होगा इसी पे न्यूमेरिकल होगा, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस। तो कैलोरीमेट्री क्या है, एक मेथड है टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन सब्सटेंस। किसी भी अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट पता करने का एक तरीका है, कंटेनर होता है जिसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं, कॉपर का बना होगा, वुडन की चारों तरफ से फ्रेमिंग होगी जिससे हीट बाहर ना जाए अंदर ना आए, एक थर्मोमीटर लगा होगा जिससे कि टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, स्टायरेट चम्मच होगी जिससे कि हिला सकते हैं, ठीक है। अब इस कहानी क्या होगी, मान लीजिए बाहर से आपने बॉडी इसके अंदर एंटर की, 80 डिग्री टेम्परेचर था उसका, ठीक है, और इसके अंदर जो वाटर था उसका कितना था, 20 था, ठीक। अब ये 80 था और ये कितना था, 20। अब इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया। अब कॉमन सेंस वाली बात है, जो मिक्सर का टेम्परेचर है वो 20 से तो क्या होगा, ज्यादा, और 80 से क्या होगा, कम। मान लीजिए 30 आ गया। अब इसमें ये बताइए, ये मेरे पास एक बॉल है और ये वाटर है कैलोरीमीटर, तो इसमें एक तो हीट देगा और एक हीट लेगा, मतलब एक की हीट लूज करेगा। अब मुझे कोई भी बच्चा बताइए, इन दोनों में वाटर और बॉल में हीट लूज किसने करी, हीट लॉस किसने करी, हीट गेन किस, बॉल गेन, वाटर ने। वाटर का टेम्परेचर से कितना हो गया, 30, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसने हीट गेन की, एब्जॉर्ब। और बॉल का टेम्परेचर कितना हो गया, बॉल का 80 से 30, इसने क्या करा, हीट लूज की, तो टोटल एनर्जी क्या रही, कंजर्व। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, सीधी सी बात है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। बस आपको ये कहानी यूज करनी, इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपको ये करना, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। और इसमें मुझे मालूम है आप गड़बड़ करो, क्या गड़बड़ करोगे, इसमें गड़बड़ होगी बेटा माइनस और प्लस। कैसे मैं बताता हूं, जैसे पहले में एक सवाल, तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब यहां देखिए, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। आप सीधी सी बात है, इसे आप H1 मान लीजिए, इसे आप H2 मान। तो H का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, MS डेल्टा टी, यही पढ़ा है। अब गड़बड़ आएगी MS कि यहाँ आप T1 माइनस T2 करें, या यहाँ पे MS T1, यहाँ पे आप गड़बड़ करेंगे। कुछ लोग इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है हमेशा
हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर माइनस कर, बस। गेन लॉस में आपको यहाँ जो डिफरेंस लेना है वो हायर माइनस लोअर लेना है, उस हिसाब का उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे अब मैं ध्यान रखिएगा, एम एस डेल्टा आपको हायर माइनस लोअर करना है, इधर भी कि हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर को माइनस करना। अब एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा टोटल न्यूमेरिकल अप्रोच है। पहला क्वेश्चन, सब मैंने क्या, सब लोग अपनी नोटबुक कॉपी लेके बैठेंगे, नोटबुक कॉपी निकालिए। अब मैं सवाल देता हूं, कीजिए, जिसका जवाब सबसे पहले आए मुझे। ये मैंने वाटर ले लिया 20 ग्राम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 ग्राम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा मैंने वाटर ले लिया 30 ग्राम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 ग्राम, देखिए इसमें 20 ग्राम 50 डिग्री पे, 30 ग्राम 10 डिग्री। अब इन दोनों वाटर को एक साथ मिक्स कर, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। बताइए मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, कीजिए। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? केवल 20 सेकेंड है आपके पास, ओनली 20 सेकेंड्स। ओनली 20 सेकेंड्स। कितना है बेटा? 36। 36। अब आप देखिए बेटा, 26। अब सीधा सा है, देखिए ये हमने यहाँ पे लिया 20 ग्राम 50 डिग्री से, यहाँ हमने लिया 30 ग्राम, कितना टेम्परेचर था इसका? 10 डिग्री, यही था ना। अब जब आप मिक्सअप करो तो मैंने माना मिक्सचर का जो टेम्परेचर था वो टी है। अब नॉर्मल सी बात है, इस टी की वैल्यू 10 से तो ज्यादा होगी और 50 से क्या होगी? कम। पहले हम बात करते हैं एच, इसलिए, और ये कितना? H2। कितनी हीट इसने दी और इसने ली, इसे हम कहेंगे H1 क्या होगा, एक तरीके से हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस कितना? एम एस डेल्टा। तो इसका बेटा मास कितना है? 20। स्पेसिफिक हीट वाटर की 1। अब गड़बड़ यहां है कि हम 50 माइनस टी करें या टी माइनस 50 करें। अब यहां देखिए आप, इसका टेम्परेचर 50-80, तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा, नॉर्मल सी बात है, वो क्या होगा? इस 50 से कम होगा, तो ये ज्यादा रहा होगा ना, तो हायर माइनस लोअर। अब आ जाइए आप H2 पे। H2 क्या होगा? ये होगा हीट गेन होगा। तो हीट गेन आप कैसे करेंगे? ये होगा हीट गेन। तो हीट गेन में आप क्या करेंगे? यहां से हीट गेन, इसमें 10 से टी, तो टी टेम्परेचर बड़ा होगा कि 10? बोलो बेटा, टी बड़ा होगा ना, तो टी माइनस 10 करोगे कि 10 माइनस टी? मास 30, स्पेसिफिक हीट 1। अब आप टी माइनस 10 करो, ये ध्यान रखना, हायर माइनस लोअर। अब दोनों को इक्वेट कर दो, H1 इक्वल टू कितना भैया? H2। तो 20 50 माइनस टी इक्वल टू 30 टी माइनस 10। 0 0 कैंसिल कर दी, अंदर ले जाइए। 100 माइनस 2t इक्वल टू 3t माइनस कितना भैया? 30। ठीक, अब इसको इधर ले जाइए। 100 माइनस के प्लस 30, इधर कितना? 3t प्लस 2t, तो ये कितना? 5t इक्वल टू 130। तो t इक्वल टू 130 अपॉन 5
5, तो कितना आया? 26। 26। क्या किसी का सही है? तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बेटा कितना हुआ? मिक्स करके मतलब कैसे? हाँ कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन उसमें कई बार गड़बड़ हो सकती है। अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती, कर सकते हैं। तो ये वही तो है जो कभी हम बताते हैं एक। अब इसको मैं आर्टिकल बना देता हूँ तो वही वाली बात होगी। मैं इसको जनरली हमने करा क्या है, अब देखो मैं इसको आर्टिकल की फॉर्म में करता हूँ। अब देखिए आप, इसको हम ऐसा करते हैं। इसका टेम्परेचर आप T1 मानिए, इस टेम्परेचर को T2 और मिक्सर को मान लीजिए तीनों। अब देखो इधर आप क्या लोगे, इसका मास M1, इसका मास M2, तो M1 और यहाँ S तो 1 ही होगा टेम्परेचर, यहाँ T1 माइनस टी इक्वल M2S, यहाँ आप क्या करोगे, T माइनस टी, एस एस कैंसिल आउट होगी ये। अब हमें टी पता करना है, तो M1T1 माइनस M1T, यहाँ M2T माइनस M2T दिया है। हमें चाहिए टी, इसको उधर उसको दे देंगे, तो M1 प्लस M2, एम सॉरी M1T1 प्लस M2T2 इक्वल टू, उधर जाके कितना टी कॉमन, M1 प्लस कितना हो गया बेटा M2। हमें चाहिए कौन, हमें चाहिए टी। तो अब आप टी देखो, तो टी इक्वल टी चाहिए, तो यहाँ क्या हुआ भाई, इसका मास, इसका टेम्परेचर, इसका मास, इसका अपॉन, जब मिक्स कर लिया तो हमारा कितना आ गया, टोटल मास ये। अब टी इक्वल टू पुट करो वैल्यू, 20 × 50, M2 कितना है 30 × 10, टोटल मास कितना 50, कितना है, 1000 आया, प्लस ये कितना 300 अपॉन 50, कितना आया बेटा 300/50, 0.05, जवाब आ गया। ऐसा कर लो टी इक्वल टू, कि आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे फॉर्मूला की M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। ये और अगर 4-5 लिक्विड हो तो M1T1 M2T2 प्लस M3T3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो अब हमने एक सवाल करा जिसमें हमने वाटर को वाटर में मिक्स किया। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो आता है वाटर और आइस को मिक्स करने का, फिर स्टीम और वाटर को मिक्स करने का, वहां पे हम गड़बड़ करते हैं। तो पहले मैं एक जनरल सवाल कराता हूं जिसमें सारे स्टेप आ जाएंगे कि कहां पर, क्योंकि यहाँ हीट के दो फॉर्मूले लगेंगे, एक Q इक्वल टू एम एक्स डेल्टा टी और एक Q इक्वल टू एम ए। तो हम कौन सी बात करेंगे इसे हमें देखिए। इसमें हमारा एक में जनरल सवाल देता हूं आप लोगों को, उसको करके दिखाइए, सब लोग कीजिए, कॉपी नोटबुक निकालिए, उसके बाद फिर हम आगे। ये आइस है, आइस, मास आइस का है 10 ग्राम एट टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस आइस को आपको कन्वर्ट करना है स्टीम, और कितने डिग्री की 100 की, -10 डिग्री की 10 ग्राम आइस 100 डिग्री की स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो टोटल हीट कितनी देनी पड़ेगी, कीजिए बेटा कोशिश। टोटल हीट रिक्वायर्ड, टोटल हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है ये आपको बताना है, तो सब लोग करके दिखाइए, कीजिए कोशिश कीजिए। अब देखिए बेटा मैं बताता हूं, बंद कीजिए लिखना,
अब समझ लीजिए बेटा कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हम करेंगे। अब ये स्टेप्स आप देखिएगा, स्टेप्स क्या होंगे। अब देखिए, सबसे पहले कहां कहां हमें हीट देनी पड़ेगी, आइस, -10 डिग्री, कितनी है 10 ग्राम। अब आप बताइए, क्या -10 ग्राम की आइस को डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, या डायरेक्ट ये मेल्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। मेल्ट कब होगी, जब 0 डिग्री पर होगी। तो पहले तो आइस को हमें कहां लाना पड़ेगा, 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट करना। अब क्या होगा, अब आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर, और वाटर कितना, 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट। अब क्या होगा, अब वाटर का, अब क्या वाटर को डायरेक्ट आप स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब वाटर को कहां ले जाना पड़ेगा आपको, 100 डिग्री के वाटर। अब 100 डिग्री का वाटर किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, स्टीम। 100, इतने स्टेप्स होंगे, दोबारा सुनिए। सबसे पहले एक हीट आपको ये देनी, Q1। पहले तो 10 ग्राम आइस को -10 से 0 तक लाना पड़े, एक हीट यहां देनी पड़ेगी। फिर जो 0 डिग्री की आइस थी वो मेल्ट होगी, दूसरी हीट। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की स्टेट, यहाँ पे स्टेट चेंज होगी। तो कितनी हीट होती है, एम है। अब वाटर से 100 डिग्री का वाटर बनाना है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MS∆T। अब 100 डिग्री का वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में। अब यहाँ कौन सा क्या चेंज हो रहा है अभी, स्टीम। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एम। और अब जरा कैलकुलेट करते हैं Q1। तो Q1 में क्या हो रहा है, MS∆T, मास कितना, 10 ग्राम। और आइस मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट 0.5, और टेम्परेचर कितना, 0 - -10, कितना हो गया, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 10 डिग्री। तो हमें कितनी हीट चाहिए, 10.5 इंटू 10, कितनी हुई, 50 कैलोरी। अब सेकेंड स्टेप है, अब 0 डिग्री की आइस आ गई, अब वाटर में कन्वर्ट। तो जो स्टेट चेंज हो रही है, तो लेटेंट हीट कितनी, ml, मास कितना है 10, और लेटेंट हीट कितनी है 80, तो कितना हुआ 800 कैलोरी। अब आ जाओ Q3, थर्ड स्टेप, ये वाला। इसमें आप क्या कर रहे हैं, थर्ड में, अब 0 डिग्री के वाटर को 100 डिग्री, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, MS∆T, मास 10, स्पेसिफिक 1, टेम्परेचर 100 माइनस, तो कितना आ गया 1000 कैलोरी। नेक्स्ट क्या है, ये Q4। अब क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो, तो Q4 में हम क्या करेंगे, एम है, मास कितना है 10 ग्राम, और अब स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 540, तो कितना हुआ 5400 कैलोरी। अब हमें टोटल कितनी हीट देनी है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, प्लस Q4 कितना होगा, ऐड कर लीजिए इनको, कितना टोटल, कितना बेटा, 7250 कैलोरी। हाँ, इतना ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये हो गया इतना। अब मैं आइस और वाटर को मिक्स करूंगा, मैंने एक स्टेप करके दिखा दिया कि सब में कहाँ कहाँ कौन सी हीट का फॉर्मूला लगना है, कैसे कन्वर्जन होना है। अब एक, अब देखिए, अब 5 ग्राम आइस है, चलिए 10 ग्राम आइस मान लीजिए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री पर 10 ग्राम आइस, और इसको मैं मिक्स कर देता हूं वाटर। वाटर कितना है 20 ग्राम, कितने टेम्परेचर पर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब आपको बताना है कि इस 20 ग्राम वाटर में 30 डिग्री का टेम्परेचर है, 0 डिग्री की 10 ग्राम आइस डाल, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या, कीजिए कोशिश।
अब मिक्सचर का टेम्परेचर क्या, प्रोसेस कीजिए। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैलोरीमेट्री का, बेटा यही कॉन्सेप्ट है। 6.67, ठीक। और कोई नहीं बोल रहा है तो कोई अपना मैसेज में टाइप कर सकता है। 8 डिग्री, ठीक। कितना? 2 डिग्री। अच्छा, जीरो जीरो। और कोई? चलिए, टाइम इज ओवर। अब मैं बताता हूं। बेटा देखिए, इसमें ये वाला सवाल, जब भी आइस और वाटर को मिक्सअप करे तो इसे बड़े ध्यान से करना है। देखिए, सबसे पहले ये बताइए, इसको सवाल को छोड़िए, एक हम प्रैक्टिकल जो डेली हम यूज करते हैं आप उसको देखिए। ये आपने एक गिलास लिया, कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, पानी मान नो, जैसे आजकल गर्मियां चल रही, तो पानी को हम ठंडा करने के लिए कोल्ड ड्रिंक को और ठंडा नहीं, हम आइस क्यूब डालते हैं। आपने एक आइस क्यूब डाल दिया, पता चला वो पूरा मेल्ट हो गया। फिर दूसरा आइस क्यूब डाला, तो कई बार हम देखते हैं दूसरा आइस क्यूब थोड़ा सा मेल्ट होता है और फिर उसमें तैरने लगता है, वो कंप्लीट मेल्ट नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पाता कंप्लीट मेल्ट? हमने ये आइस क्यूब डाला, एक तो कंडीशन है कि आइस क्यूब पूरा मेल्ट हो गया। एक होता है कि आइस क्यूब उसमें डाला पानी में, थोड़ा सा मेल्ट हुआ और बाकी बचा रहा। क्यों? क्योंकि जितना मेल्ट होके जो वाटर हमारा 30 डिग्री पे था, तो ये कुछ पार्ट इसका मेल्ट होने के बाद उस वाटर को कहां ले आया, 0 डिग्री पर। और जो आइस है इसका भी 0 हो गया। अब और ज्यादा तो मिक्स करने, डिक्रीज कर नहीं सकता। भाई, जो आइस डालोगे आप वाटर में, तो आइस को मेल्ट करने के लिए हीट कौन देगा? वाटर देगा ना। भाई, जब आप इस 30 डिग्री के वाटर में आइस को डालें तो आइस मेल्ट होगी। आइस को मेल्ट कौन करेगा? मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए। वो हीट कहां से मिल रही है? पानी से। और जब वाटर उस हीट को देगा तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब वो हीट वाटर कब तक दे सकता है? जब तक वाटर 0 पे ना आ जाए। जब पता चला वाटर का भी 0 हो गया और आइस भी 0, तो क्या अब वाटर हीट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब क्या और ज्यादा आइस को मेल्ट करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। तो अब इसमें पहले ये चेक करना है कि ये वाटर क्या पूरी आइस को मेल्ट करा पाएगा। अगर पूरी आइस मेल्ट हो जाए तब मिक्सर का टेम्परेचर 0 से ऊपर हो सकता है। अगर पूरी आइस मेल्ट नहीं हो रही है, अब ये बताओ, ये कोई कोल्ड ड्रिंक थी, वाटर था, इसमें एक आइस क्यूब आपने बड़ा सा डाला, ठीक है। अब ये आधा तो मेल्ट हो गया, आधा बचा, मतलब पूरा मेल्ट नहीं हुआ। तो क्या मिक्सर का टेम्परेचर 4, 6, 7 हो सकता है ना? तो कितना होगा? 0। कि टेम्परेचर मिक्सर का 0 से ऊपर तभी हो सकता है जब पूरी आइस मेल्ट हो जाए। तो पहले हमें ये चेक करना है, क्या पूरी आइस मेल्ट हो पा रही है। अगर पूरी आइस मेल्ट हो पा रही है तब कहानी अलग हुई। अगर कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं हो रही है तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब जैसे हम डू स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप 1, बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। स्टेप 1, हम क्या चेक करेंगे कि इस पूरी आइस को मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट जरूर। आइस हमने मेल्ट करा के वाटर बना देगी 0 डिग्री, तो कितनी आइस चाहिए? कितनी थी? 10 ग्राम। तो हमें Q1 हीट चाहिए एम, 10 × 800 कैलोरी। कि पूरी आइस को अगर हम मेल्ट कराना चाहें तो कितनी हीट चाहिए? 800 कैलोरी। अब दूसरा स्टेप, ये 800 कैलोरी हीट आएगी कहां से? ये हीट कौन देगा? वाटर देगा ना, वाटर से ही तो लेगी। अब ये देखो, क्या वाटर 800 कैलोरी हीट दे पा रहा है? तो तभी तो मेल्ट करा पाएगा। अगर वाटर 800 हीट दे नहीं रहा
तो क्या मेल्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इस वाटर की हीट देखो, स्टेप 2 कि वाटर मैक्सिमम कितनी हीट दे सकता है, एमएस डेल्टा टी। तो ये बेचारा क्या कर सकता है भाई, हीट कैसे देगा वाटर, कि वाटर का टेम्परेचर कम होने लगेगा। अब कम की भी एक लिमिट है, कम कहां तक पानी आ सकता है, ये बेचारा 30 डिग्री से कहां तक आ सकता है, 0 तक। तो यही तो कर सकता है ये। अब ये 0, तो ये कितनी हीट देगा, मास कितना, 20, और स्पेसिफिक वन टेम्परेचर 30 से कहां आ गया, 0। तो ये कितनी दे सकता है, 600 तो पूरी आइस को मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट चाहिए, 800 कैलोरी। और वाटर कितनी दे रहा है, 600 कैलोरी। क्या पूरी आइस मेल्ट हो पाएगी, बोलो। सब लोगों को आवाज जा रही है, सुनाई दे रहा है, दे रहा है? ये बताइए, क्या ये आइस मेल्ट हो पाएगी ना, सुनो, पूरी आइस मेल्ट नहीं हो पाएगी। जब पूरी आइस ही मेल्ट नहीं होगी तो क्या टेम्परेचर 0 से ऊपर हो सकता है ना। तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 0। तो जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आया 0। अब दोबारा देख लो, जब भी, सुनिए एक मिनट, जब भी आइस और वाटर का क्वेश्चन आए तो सीधे सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या पूरी आइस मेल्ट हो पा रही है। अगर पूरी आइस मेल्ट हो पा रही है तब हम आगे देखेंगे टेम्परेचर क्या होगा मिक्सचर का। अगर पूरी आइस मेल्ट नहीं हो पा रही है तो उठा के आंसर क्या लिख दो, 0। अब लेकिन ये दूसरा पार्ट पूछे, अब वो आपसे कहेगा कि मिक्सचर में कितनी आइस है और कितना वाटर है भाई, क्योंकि कुछ आइस तो मेल्ट हो गई होगी भाई। 800 कैलोरी चाहिए और ये देख कितनी रहा, 600, और 30 से कहाँ आ गया, 0 डिग्री। तो इतने कुछ अमाउंट तो आइस की मेल्ट कराई होगी। अब आइस 10 ग्राम नहीं रही होगी, कुछ कम हो गई होगी। अब वो करेगा कि मिक्सचर में वाटर कितना होगा और मिक्सचर में आइस कितनी होगी। तो देखो अब हम चेक करते हैं भाई, ये वाटर जो है 30 डिग्री से कहाँ आ गया, 0 डिग्री। कितनी हीट दी, 600 कैलोरी। तो इस 600 कैलोरी हीट कहाँ गई, ये हीट क्या करेगी, आइस को मेल्ट कराएगी। तो 600 कैलोरी कितनी आइस को मेल्ट करा सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, Q डैश इक्वल्स टू ml। भाई कितनी हीट थी, 600, m डैश लेटेंट कितना, 80, 0, 0। m डैश इक्वल टू कितना, 60/80, 4, 2 से काटो, 4, 7.5। इतनी आइस क्या होगी, मेल्ट। और मेल्ट हो गया आइस कहां गई, हवा में। अरे आइस मेल्ट होके क्या बनाएगी, पानी। अब जो मिक्सचर है भैया, मिक्सचर में वाटर पहले कितना था, 20 ग्राम, और ये आइस भी मेल्ट होके क्या बना दिया, वाटर। तो वाटर कितना हो गया मिक्सचर में, 20 + 7.5 कितना, 27 और आइस कितनी बची, आइस 10 ग्राम थी, 10 में से 7.5 मेल्ट हो गई, पिघल गई, पानी कर गई, तो बची कितनी है, 2.5। तो मिक्सचर में वाटर कितना होगा, 27.5, और आइस कितनी होगी बेटा, 2.5। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, लोगों को क्लियर है तो फिर दोबारा सुन लो। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आइस पूरी मेल्ट हो पा रही है कि नहीं। अगर पूरी मेल्ट नहीं हो पा रही तो टेम्परेचर कितना पुट कर दोगे, 0। और क्वेश्चन में ये निकाल लोगे। अब एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, स्टार बना लीजिए, मैं शेयर कर रहा हूं, उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। दिखाई दे रहा है बेटा सबको, हेलो, क्वेश्चन दिखाई दिया। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हो गया। ठीक, अब आप इसको पढ़िए, समझिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है।
स्टार बना लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, वो हमसे ये कह रहा है जैसे आई से, क्वेश्चन का मतलब समझिए कि ये अगर कोई कंटेनर, ठीक है, मान लीजिए कैपिटल एम ग्राम, इसमें वाटर फिल था, कितने पे, 0 डिग्री, ठीक, 0। अब वो ये कह रहा है इसमें कोई होल ड्रिल करके हमने पंप से एयर बाहर निकाल, ठीक, जब हमने एयर बाहर निकाल दी इसमें से, भैया सुन लीजिए, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, बेटा माइक बंद कीजिए। अब सुनिए, ये इसमें एम ग्राम वाटर था, एक होल किया और हवा बाहर निकाल दी, पंप आउट कर, तो हवा पंप आउट करने से क्या होगा, इसके अंदर का क्वेश्चन आएगा, उससे क्या होगा कि कुछ अमाउंट इस वाटर की क्या हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में कन्वर्ट। आप देखिए इसमें से जो अमाउंट थी, कुछ का तो क्या बन गया इसके अंदर, आइस, और कुछ अमाउंट किसमें चली गई, वेपर्स में। बोले साहब, वेपर्स तो रेशियो हमारी बनती है, बेटा प्लीज माइक बंद कीजिए, किसका माइक ओपन है, समझ में नहीं आता, माइक बंद कीजिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये हमारा वेपर और आइस मिली। अब पहले बात ये सोचिए कि साहब 100 डिग्री पे तो हमारी स्टीम बनती है, लेकिन जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस है वाटर टू स्टीम, ये क्या 100 डिग्री पर ही होता है, वो तो कन्वर्जन होता है। ये जैसे हमारे तालाब है, तो ये जो रूम टेम्परेचर, जो 0 टेम्परेचर पर भी वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाता है, जैसे दोनों स्टेट, सॉलिड भी वेपर भी। आप किसी बाउल को पानी भर के फ्रीजर में रख दीजिए, जब आप बाहर निकालते तो उसमें कुछ बर्फ सॉलिड होती है, और उसके चारों तरफ आपने देखा होगा वेपर्स ही बनी रहती है, तो वो जो एयर है वो कंडेंस होकर बना देती है, बाकी वेपर्स होती है। तो इस केस में वो ये कह रहा है कि इसका मास m था, तो उस m में से कितने परसेंट मास कन्वर्ट इनटू आइस या कन्वर्ट इनटू वेपर्स। पहले तो सवाल समझ में आया, अरे बोलिए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको सुनो, क्वेश्चन सुनो, सीधा सा क्वेश्चन का मतलब ये है, 1 मिनट, दोबारा देखिए कि ये कोई कंटेनर, इसमें इसमें एम ग्राम वाटर भरा, पानी था एम ग्राम, ये मान लीजिए किसी कंटेनर में 2 केजी वाटर भरा, दो, ये मानिए 1000 ग्राम वाटर भरा हुआ, 1000 ग्राम। अब उसमें से पंप आउट करके एयर हम बाहर निकालते, तो क्या होता है, उस 1000 में से मानो 400 ग्राम आइस बन जाता है, कितना बचा, बाकी 600, और 600 ग्राम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, स्टीम में। पानी नहीं बचता, पूरा पानी, कुछ अमाउंट तो आइस में कन्वर्ट हो गई, और बाकी अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो गई, स्टीम में, वेपर्स में। तो आपको यही बताना है कि 1000 ग्राम में से कितने ग्राम आइस में कन्वर्ट होगा और कितने ग्राम वेपर्स में। जैसे मानो 400 ग्राम किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में, तो 600 ग्राम किसमें चला गया, वेपर्स में, कितने परसेंट वेपर्स बन गई हमारी, इस तरीके से। तो कितने परसेंट वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, 60%, और 40% किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। अब क्या सवाल का मतलब समझ में आया। अब बात आई, बोले साहब ये आइस में कैसे हो रहा है, वेपर्स में कैसे हो रहा है। एक फिनोमेना होता है कि जो हम एयर को पंप आउट करके बाहर निकालते हैं, उससे तुम्हें मतलब नहीं। अब तुम ये मान लो, इसमें से, या देखिए ये चैम्बर, मैंने माना m1 ग्राम क्या बन गया, ये बन गई आइस, क्या बन गई, आइस, और ऊपर m2 ग्राम क्या बन गई, वेपर, ठीक। और ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये लेटेंट हीट किसकी, फ्यूजन, ये आ गया। अब होगा क्या, जब वाटर आइस में बना होगा,
वाटर किस में बना होगा? ये आइस में। तो इस ये हीट एब्जॉर्ब करेगा कि हीट निकालेगा? बोलो। अरे वाटर को आइस में बनाना है, हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। सही जवाब, रिलीज करेगा। और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। बस सिर्फ तो होगा क्या? देखिए इस वाले प्रोसेस में एब्जॉर्ब हुई, माना यहाँ कितनी हीट चाहिए हमें? Q1, और यहाँ कितनी निकली? Q2। तो हुआ क्या? इस भाई पानी आइस में गया, हीट निकाली, और उसी हीट को एब्जॉर्ब करके जो वाटर की रिमेनिंग अमाउंट थी वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर। खत्म कहानी। तो पहले हीट निकालो Q2 जो हमारी रिलीज, Q2 कितनी होगी? M1। लेटेंट हीट कितनी? F। और इतनी हीट, ये हीट जो रिलीज हुई, इसी को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? वाटर ने। क्या बन गया? वेपर्स। तो Q1 कितना? M2 वेपर्स बनी। लेटेंट हीट LP। और वही हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। भैया इसमें ना तो बाहर से हीट आई ना हीट बाहर गई, दोनों ने आपस में ही तो एक्सचेंज करी। एक ने कहा भाई तुम हमको हीट दो, तुम बर्फ बन जाओगे और हम वेपर बन जाएंगे, दोनों का भला हो जाएगा। तो बर्फ ने जितनी हीट निकाली, स्टीम ने उतनी एब्जॉर्ब की, तो दोनों हीट बराबर होगी। तो भैया Q1 इक्वल टू कितना? Q2। पुट कर लीजिए। M1 LF इक्वल्स टू M2 LB आ गया। ये इक्वेशन नंबर आ गई थी। ठीक। अब कहानी आई कि हमें परसेंटेज निकालनी, कितने परसेंट क्या हो। तो जैसे अगर मैं बात कर लूं स्टीम की, तो ये बताओ टोटल मास M कितना रहा होगा? M1 प्लस M2। भाई मास तो कंजर्व रहता है बेटा कि नहीं रहता? हेलो। हाँ, तो टोटल मास तो M ही रहेगा, M1 प्लस M2। अब अब बेटा किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए, चलिए मैं M2 का एलिमिनेट कर, तो M2 कितना हो जाएगा? M माइनस M1। पुट कर दीजिए। M1 LF इक्वल टू, कैसा करिए, नीचे ले आइए, M1 अपॉन M2 LV अपॉन L। ठीक है, LV LF लीजिए। इतना समझ में आया सबको? अब इसमें वैल्यू M1 अपॉन M2, M2 कितना हो गया? क्या बेटा? माइक बंद कीजिए बेटा, माइक। किसी एक को एलिमिनेट कर दो, चाहे चलिए मैं M2 रहने दे रहा हूं, मैं M1 को कर देता हूं, छोड़िए। तो M1 कितना हो जाएगा? M माइनस M2। पुट कर दीजिए। भैया कितना? LV अपॉन LF। M1 को एलिमिनेट करिए, M माइनस M2। जवाब दे बेटा प्लीज। अपॉन M2 इक्वल्स टू LV अपॉन LF। ये आ गया हमारा। अब इसे करिए सॉल्व। M अपॉन M2 माइनस का 1 LV अपॉन L। इसको मैं और सॉल्व करूंगा। M अपॉन M2, उधर 1 प्लस LV अपॉन कितना? LF। ये मुझे आया। इसको और सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो LF प्लस LV अपॉन LF। अब यहां मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, तो रिवर्स में M2 अपॉन M उल्टा कर दो, तो LF अपॉन LF प्लस L। ये हमें मिला था। ठीक। अब हमें M2 मास किसका था? स्टीम का। कि स्टीम कितनी बनी, तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? भाई स्टीम की अमाउंट अपॉन टोटल मास, M1 प्लस M, ये तो परसेंटेज होती है। इसमें वैल्यू पुट करिए। LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है बेटा? 80। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, वेपोराइजेशन 540। तो 80 अपॉन ऐड करो, कितना हो गया? 620। नहीं तो बेटा इसमें ऐड करिएगा। हाँ 620 जीरो जीरो। तो हमारा जो ये आया M2 अपॉन M कितना आया? 8 अपॉन 62। इसको अब कैलकुलेट करते हैं फिर कितना। ये अगर रेशियो पूछे तो इतना परसेंटेज में करना है, 8 अपॉन 62 इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज में
800 अपॉन 62, तो 400 अपॉन 31 कितना है? 400 अपॉन 31 डिवाइडेड बाय 31, हाँ 20.9, ये 12.9 लगभग 13%। अब यहां से हमें क्या M2 कौन था? स्टीम। तो स्टीम कितनी बनी? 13%। तो आइस कितनी बची बाकी? 87%। तो ये जो अमाउंट थी इसमें 87% किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। और 87% आइस में। और 13% किसमें कन्वर्ट होगा? स्टीम में। समझ में आया? हाँ, एक बार और करते हैं। देखिए तुमने क्वेश्चन देखा होगा, इसमें कहीं कोई कुछ डाटा ही नहीं दिया है और आंसर परसेंटेज में ऐसे ही दिया होगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा कि स्टीम की जो वाटर था कन्वर्टेड टू स्टीम 12%, 13%, 14% कन्वर्टेड टू वाटर 80, 87, ऐसे तुम्हारा ऑप्शन आ गए। दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले टोटल मास m को m1 प्लस m2 ले लिया, ठीक। हमने मान लिया m1 आइस बनी और m2 कौन बना? वाटर। अब हमने तो जो M1 वाटर बना, वाटर आइस में बना, तो क्यों कितनी हीट रिलीज करेगा? M1 इंटू LF। LF मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चाहो तो यहीं पे टी पुट करो। चलो मैं यहीं पे 1 मिनट में LF LV का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रहा हूं। 1 मिनट। देखो बेटा दोबारा देखो। ये मानो, ऐसा मानो यहां बनी हमारी आइस और ये हमारी बनी वेपर्स, ऐसा मानो। और आइस की कितनी है? 80। तो आइस ने कितनी हीट रिलीज की? कितनी? मास ऑफ आइस लेटेंट हीट कितना? 80। और जो रिलीज की इसको लेके क्या कन्वर्ट हो गया? स्टीम। तो मास ऑफ वेपर्स लेटेंट हीट कितनी? 540, 0 यही से आप कर लीजिए। आइस अपॉन वेपर्स कितना हो जाएगा? 54 अपॉन 80। दो से काटिए 4, दो से कितना? 27/4 मिल गया हमें इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी हुई है कि M1 प्लस M2 दोनों का मास किसका? आइस प्लस वेपर्स कितना होगा? कैपिटल होगा कि नहीं? अब हमें परसेंटेज, परसेंटेज क्या होती है? जैसे हम बात करें आइस कितनी बनी, एम आइस टोटल मास इंटू कौन भैया? 100, यही तो होगा। अब एम आइस, आइस और वेपर, यहां से आप इनको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एम की टर्म्स में क्या देखिए इस मास, आप ऐसा करिए इसको और आसान करते हैं। देखिए भाई, अब हमें ये दिया एक इक्वेशन तो ये मिली यहाँ है। अगर मुझे एम आइस प्लस वेपर का मास रख दीजिए तो वेपर कितना हो जाएगा? 4 मास ऑफ आइस अपॉन कौन? 27 इक्वल टू एम। तो एम आइस 27 प्लस 4 अपॉन 27 इक्वल्स टू एम। तो एम आइस अपॉन एम कितना आ गया? 27/30। यही तो आया बेटा, कितना आ गया? और परसेंटेज बताना है, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो कितना आ रहा है आइस भाई। 3 से काटोगे 3, 3 नम 3। ये गड़बड़ कैसे आ रहा है? कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है। हाँ बेटा, 1 मिनट। नहीं नहीं, इसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो ये आइस 80, 540, ठीक है। तो 0 0 ये हमारा एम आइस अपॉन एम वेपर्स। तो कितना? 54/8। 2 से काटिएगा 4, 2 से 27, इतना है। यह स्टेप हमने कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। एक, तो पहले हम एम आइस अपॉन एम वेपर्स कितना हो जाएगा? 27/4। मैं एम आइस देख लू या एम वेपर्स देख लू, एम वेपर्स या तो जाएगा 4 मास ऑफ आइस अपॉन 27, यही तो होगा इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं, ये मुझे यहां से टोटल मास, मास ऑफ आइस, मास ऑफ वेपर्स इक्वल टू कितना होगा? कैपिटल है
तो मैं मास ऑफ आइस कितना वाटर में कन्वर्ट प्लस मास ऑफ वेपर्स को कन्वर्ट करूं, तो 4m मास ऑफ आइस अपॉन 27 इक्वल्स टू n। यहां आप करिए 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 31 होगा। ये 33 का दे दिया था हमने। हाँ, वो कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी थी। हाँ, अब हुआ थी n। अब m आइस अपॉन n 31 अपॉन 20 परसेंटेज में चाहिए 100। अब जरा कैलकुलेट करके देखिए कितना आ गया। 3100 11 पॉइंट। हाँ, ज्यादा आएगा। एक मिनट, एक मिनट कैलकुलेट, एक मिनट यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ है थोड़ा सा, एक ही मिनट एक। हाँ, उल्टा कर दिया मैं। ये आप यहाँ पे लेके जाओगे मेरे पास, यहाँ करोगे m27 अपॉन 20 इक्वल्स टू कितना हुआ n, उल्टा हो गया। अब जब इधर लाओगे तो n ऑफ आइस अपॉन m उल्टा होगा बेटा, 27 अपॉन 31 इंटू कौन 100, 27/30। अब कीजिए जरा, आप 87 आ रहा है। हाँ, तो बराबर आंसर मैच कर दिया कि नहीं। इधर आप समझ में आया, अरे आप सबको समझ में आया। ये था। अब तक टाइम भी हो गया है क्लास का। हाँ, अब बेटा इतना भी, इसमें और कुछ सवाल है तो वो अगर मैं, तो कल मैं क्या करता हूँ, इसी में आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ कुछ सवाल, 6-7 सवाल हैं, उनको आप कोशिश करिएगा। हाँ बेटा बोलिए, क्या बेटा। हाँ, नोट मिल जाएंगे बेटा। एक्चुअली कॉपी मेरे पास यहाँ है नहीं, तो कलिंदर से बोलिएगा, कलिंदर नोट वहां से आपको भेज देंगे, क्योंकि मैं मुरादाबाद में हूँ, मैं बरेली में नहीं हूँ बेटा। हाँ, चलिए वो तो देख लेंगे। तो ये 87%। अब मैं कुछ क्वेश्चन ये बताओ, आपको अभी शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप कर दूं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप करूंगा, जो कल अपनी क्लास होगी बेटा प्लीज उन क्वेश्चन को आप करके आइएगा, मैं क्लास में डिस्कस। अब यहाँ पर कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, ओके बाय। ओके। और बेटा फीडबैक भेजिएगा अपना, पर्सनल मेरे नंबर पे फीडबैक भेजिएगा कि कैसा, मतलब क्वालिटी कैसी थी, बोर्ड पे दिखाई दे रहा था, फीडबैक बताइएगा। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।